आप सभी का हमारे एक नए वीडियो हमारा आज जो है लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। तीसरा लेक्चर रहने वाला है। ये हम केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है और आज जो है हम इलेक्ट्रॉन के लिए वेग एनर्जी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले जो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। और ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था mvr बराबर NH/2 जहाँ पर m v और r क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का क्या है वेग। और ये जो है आर क्या है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है ना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन की दूरी है ना। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे mvr बराबर NH/2 क्या है और ये जो है पूर्व गुणज होना चाहिए एन कोश का है ना, तो ये ध्यान रखना। अब हम के लिए जो है एनर्जी और वेग के फॉर्मूला ड्राइव करना जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। तो जब भी बात आती है किसी स्थायी कक्षक के लिए, तो किसी स्थायी कक्षक के लिए क्या है कि किसी स्थायी कक्षक के लिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो किसी भी स्थायी कक्षक के लिए अपकेंद्रीय यानी सेंट्रल फ्यूगल फोर्स का जो मान होता है, जब कोई वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो अपकेंद्रीय बल उस पर लगता ही है। आपको जैसे पढ़ा होगा 12th में फिजिक्स में, तो उसका जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv² है ना। और एक और क्या है कि m द्रव्यमान की वस्तु क्या है, एक m द्रव्यमान की वस्तु जो है m द्रव्यमान की जो वस्तु है जो v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही है, तो अब अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में अगर चक्कर लगा रही है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, केंद्र की ओर अंदर की तरफ है ना, बाहर से अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है, उससे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। यह था अपकेंद्रीय, यह है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का जो मान होगा वो होगा mv²/r। और यहाँ पे कोणीय संवेग जो होगा, हमने पीछे भी पढ़ा है कि कोणीय संवेग क्या होता है, mvr होता है कोणीय संवेग है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि एक वर्ताकार कक्षक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये है नाभिक है ना, ये क्या है नाभिक है और यहाँ पे है जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक भी एक आवेश होता है, नाभिक ही एक आवेश होता है ना, ये भी एक तरह का आवेश ही है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का आवेश है और नाभिक भी एक तरह का आवेश ही है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो दोनों के मध्य क्या होगा कि जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, यानी कूलाम बल लगेगा। आपने 12th फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कूलाम जो बल होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो वो बल होता है वो होगा Q1 Q2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये K कूलाम नियतांक आ जाता है। ये हमारे जो है कूलाम का जो है फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक याद रखना कि यहाँ पे जब इनको सोल्व करेंगे, मतलब कि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ काम भी नहीं आता है, ऐसे ही दे रखा है। तो मैं सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये जो होगा FE बराबर KZE²/r²। अब देखो K तो ये नियतांक है ही है, Z कौन है, Z है नाभिक का आवेश को हमने Z बोला है। और E क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो है। और Z को कूलाम नियतांक कहते हैं। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। और CGS में इसका मान होता है, K का मान वो होता है 1 होता है, आपको ये पता ही होगा। और जो है एप्सिलॉन नोट भी यहाँ पे हम जब खोलते हैं इसका जो, और इसको 1/K बराबर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। अब हम डेरिवेशन भी आगे करेंगे। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है कि नाभिक द्वारा क्या है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल का जो मान होता है वो होता है ZE²/r² है ना। तो ये होता है ZE²/re²। जहाँ पर Z क्या होता है, तो Z होता है, लिख लेना, नाभिक आवेश होता है। और नाभिक आवेश क्या होता है, परमाणु की संख्या होती है कि परमाणु का कौन सा नंबर है, हाइड्रोजन के 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, वो वाला। और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना। अब हम अभी केंद्रीय बल जो हमने पढ़ा था mv²/r पीछे पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल ये जो Ze²/r इसको इक्वल करेंगे और इनके जो समीकरण को सोल्व करके यहाँ से वेग निकालेंगे। तो mv² बराबर r होता है, ये होता है mv²/r, और इलेक्ट्रॉन पर जो है आकर्षण बल होता है वो होता है Ze²/r²। तो यहाँ के एक r² से यहाँ का r कट जाएगा, और यहाँ से हम वेग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये Ze² है, ये गुणा में है तो इनके नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा mr। यहाँ पे एक बचा हुआ था, है ना। तो ये जो है एक वे का फॉर्मूला याद रख सकते हो हम, और यहाँ से अगर इस स्क्वायर को हटा रूट भी आ जाएगा, वो भी ध्यान रखना है। ये समीकरण नंबर 1, 2 ले लो, है ना। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, और समीकरण नंबर हम 1 कहाँ से निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है कि mvr बराबर NH/2 होता है, पढ़ा है ना, पढ़ा है। ये होता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि v बराबर क्या लेंगे हम, NH/2 अपॉन ये गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे mr। ये होगी समीकरण नंबर हमारी 1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सोल्व तो क्या आता है कि देखो कि n² तो यहाँ पे है v²। समीकरण 1 में है हमारा, समीकरण 1 जो है सिंपल v का मान है, तो ये v है, v का मान ये पूरा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n² h² 4 π² m² बराबर में इसमें क्या है Ze²/mr, है ना। इतना समझ में आया होगा अगर, है ना। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। यहाँ से r से इस r को काट देंगे, m से इस m को हम काट देंगे। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ से देखो n² h² 4 π² mr बराबर Ze² बचता है ना, ये बचता है। इसके बाद में नीचे देखना आपकी, हमें यहाँ से r का मान निकालना है ना, क्या निकालना, r का मान। तो r के मान के लिए देखो r बराबर क्या हो जाएगा, ये रहा है हमें r, तो देखो इसको यहीं पे रखना है, और इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको देखा कि ये होगा n² h², है ना। और सिंपल आप ऐसे समझते हैं, इसको इस तरफ भेज दो और इनको इस तरफ भेज दो, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 π² mz और e², और r क्योंकि हमने निकाल रहा है, तो r जो है ये r का मान क्या निकला हमारे पास, r का मान निकला। अब देखो n²/z इसको बाहर रखो, क्योंकि ये चेंज होता है कि आपको परमाणु का नंबर देंगे तो जेड वो एक हीलियम के लिए देगा तो 2 हो जाएगा, कक्षा कौन सी देगा पता नहीं, 1 नंबर देगा 2 नंबर देगा, तो इनको बाहर रखना है। और अंदर में जो कांस्टेंट होता है वो होते हैं h²/4 π² me², ये होता है कांस्टेंट, इनका मान फिक्स होता है, और कितना होता है अभी बताता हूँ। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको जो है पूरे को a0 लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं a0। यहाँ पे देखना कि r बराबर n²/z, और ये हो गया a0। अब इस a0 का जो मान होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, या अगर आप 10 की मल्टीप्लाई में लेते हैं 5.23 इंटू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम आएगा, लेकिन हमें वो वाला नहीं आता है। नॉर्मल जो चलता है वो होता है कि r बराबर n²/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये होता है ना, इस r का फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से लिखना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है ना। अब हम हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए जो है बोर के ये है, इसको बोर की त्रिज्या देखेंगे कि क्या होता है ना। और हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखना द्रव्यमान क्या होता है, m1 होता है, Z भी 1 होता है, और ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि बोर की त्रिज्या क्या होती है। तो बोर की त्रिज्या क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की तो त्रिज्या होती है वो ही बोर की त्रिज्या होती है, और उसे ही बोर की त्रिज्या कहते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या होता है 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 1 है। तो इसके लिए हम जो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या वो होगी n² z एंगस्ट्रॉम, और इसका मान हमें पता है कि n² z बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो
n बराबर 1 के लिए क्या होगा, तो n बराबर 1 के लिए क्या होगा, सिंपल में आप देख सकते हो कि n बराबर 1 के लिए इसका मान भी हम 1 कर देंगे। देखो इसको भी 1 कर लो, इसको भी 1 कर दो, इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम कर लो, तो हमें क्या मिलेगा कि r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम ही मिलेगा। यही हमें हमारे आएगा, मतलब n बराबर 1 के लिए। अगर n बराबर 2 के लिए देखोगे, n बराबर 2 पे, तो n बराबर 2 पे क्या आएगा कि r बराबर 0.53 इंटू n का मान 2 की पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन में जो है, अपोल में जेड तो एक ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक जो 1 होता है, और ये कक्षा 2 दे रखी है, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 0.53 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप निकाल सकते हो, या इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है ये क्या है R1, तो R1 इंटू 4, मतलब पहले की 4 गुना हो गई, N1 का 4 गुना होगा। तो ऐसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या घटती जाती है, एक बात यह ध्यान रखना, जो जेड बढ़ेगा तो त्रिज्या जो है घटती जाएगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या घटती जाती है। और ये कैसे चल रहा है कि जैसे देखो, ये नाभिक है, नाभिक से ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है। n बराबर 1 का मान इसके लिए, n बराबर 2 का मान इसके लिए, n बराबर 3 का मान इसके लिए है, और ये नाभिक से दूरी है इलेक्ट्रॉन की, यानी एक तरह का R1, यहाँ से ये R2, यहाँ से ये है R3, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये V1 वेग से गति कर रहा है, ये V2 वेग से गति कर रहा है, मतलब जो भी है ये V3 वेग से गति कर रहा है। तो हमने अभी तक हमने इसकी त्रिज्या निकाली, अभी हमें वेग निकालना बाकी है। और सिंपल इसका नॉर्मल फॉर्मूला अगर कंक्लूजन निकाले तो Rn बराबर, आपको ध्यान रखना, R1n n का स्क्वायर, मतलब जो कक्षा देगा उसको स्क्वायर, नीचे तो जेड होता है उसका एक मान होता है, हाइड्रोजन के लिए ये बात चल रही है, इंटू R1 0.53, और जो मान देगा उसके लिए, जैसे कि n बराबर हमें 6 दे दिया, तो क्या आ जाएगा, तो R6 के लिए जो आएगा R1 का 0.53 इंटू 6 का स्क्वायर, है ना, 36 हो जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने वाले हैं। तो ये ध्यान से समझना, हमने तो इसकी त्रिज्या तो निकाल ली थी, हमने पढ़ा था फॉर्मूला mvr बराबर NH/2 पाई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। और अब इसमें जो है r का मान रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे r का मान रखने पर r का मान क्या था, r का मान था हमने h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e² n²z, थोड़ा मतलब जो है मॉडिफाई किया हुआ है, वो पीछे वाले से थोड़ा आप देख लेना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे r का मान, तो ये हो जाएगा mv h² एप्सिलॉन नॉट, h है ना, h है, और पाई m e², यहाँ पे आ जाएगा n² अपॉन z, बराबर में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, बराबर में चल रहा है NH/2 पाई। तो यहाँ से h² से ये h कट गया, n² से ये n कट गया, यहाँ से m से ये m गया, और यहाँ से ये पाई से ये पाई गया, है ना। अब क्या बचता है वो लिखो, तो हम डायरेक्ट मतलब यहाँ से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बचता है e² ऊपर ले जाएंगे तो, और अपॉन 2 ये बच रखा है, ये नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि, और यहाँ पे हो जाएगा एक h, यहाँ पे बच गया z/n, ये हो जाएंगे। और इसकी जो है, अब मैं बताता हूँ, इनकी जो है फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है एक तरीके से। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि v बराबर, इनकी जो वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶, है ना, ये होती है, और z/n, ये हो जाएगा z/n, और जो इसकी यूनिट आएगी वो होती है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2.18 इंटू 10⁶ z/n, और ये हो जाए मीटर पर सेकेंड। ये जो इलेक्ट्रॉन का वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो पोटेंशियल और जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा देखेंगे डायरेक्ट ही। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई टोटल, वो क्या होता है, वो ड्राइव कर देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है 1/2 mv² होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल था वही पोटेंशियल एनर्जी का हम रूप में लेंगे, तो -ZE²/r ये लेंगे, और क्योंकि ये प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में, क्या होगा 1/2
एम। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 mv² को हम क्या करेंगे कि इस रूप में बनाएंगे, है ना। थोड़ा यहाँ पे आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन इस रूप में बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन मतलब नहीं उनका, जो पूछे भी नहीं जाते, या आपको सीधा इसका लास्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको लिख देंगे ZE² अपॉन R माइनस जेड, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ZE² अपॉन R। यहाँ पे आपको ये मत सोचना कि मैं बता नहीं रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा और जो आपको काम भी नहीं आएगा, और जो काम नहीं आएगा एग्जाम ही नहीं आएगा, उसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए डायरेक्ट याद रखना है, लास्ट में जो फॉर्मूला अपने ड्राइव होकर आएगा। तो अब देखो 1/2 में से आप एक को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/2 ही मिलेगा, है ना। तो ये इस पूरे को 1/2 मानो, है ना, 1/2, और ये पूरा क्या है 1 है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो -1/2 निकल के आएगा, है ना। तो अब देखो क्या होगा कि ई टोटल बराबर क्या निकल के आता है, ई टोटल बराबर आएगा निकल के, वो आएगा 1/2 ZE²/R। अब यहाँ पे जो है फिर R का मान रखेंगे, R का मान रखने पर, R का मान हमने पीछे देखा था, वही वाला रखना है। आपने देख लिया था, मुझे तो याद है, आपको याद कर लेना 1/2, और यहाँ पर वो वाला नहीं रखना है, थोड़ा थ्योरेटिकल वाला रखना है, क्योंकि कांस्टेंट का मान निकालना पड़ता है। तो ZE² 4 π², क्योंकि और m जेड, ये m है ना, ZE²/n² और h²। तो यहाँ पे 2 ये है, और यहाँ से इसको 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, और बाकी जो ई टोटल का फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा आपके -2 ये वाला है ना, 2 π² m ZE4, और जेड का स्क्वायर है, और नीचे जो चल ही रहा है n² h²। अब ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव कराना मैंने बता दिया, ये पूछा भी नहीं जाता, कहीं पे भी नहीं पूछा जाता। एनर्जी का फॉर्मूला दूसरा होगा, जो आपको पता भी है कि दूसरा वाला होता है, और आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला कौन सा, कि ई टोटल बराबर होता है -13.6 Z²/n²। ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे क्या है कि जेड का मान कोई भी आपको परमाणु दे देगा, हाइड्रोजन, हीलियम, और कक्षा दे देगा 1 2 3 के लिए, तो आप मान निकाल सकते हो, या KLMN के लिए मान निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो कि देखो E1, जैसे हम E1 के लिए मान निकाले है ना, E1 के लिए निकाले तो क्या आ जाएगा -13.6, और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा, यही आएगा E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर E2 के लिए आपको निकालना है तो क्या आएगा -13.6 इंटू, इसके लिए तो मान एक ही है, जेड तो एक ही रहेगा, और ये इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ इसको सोल्व करने पर आएगा E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम निकालोगे तो E3 का जो आएगा वो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 का निकालोगे तो वो आएगा -0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये देखो, ये है K के लिए, ये है L के लिए, ये है M के लिए, ये है N के लिए। तो इस प्रकार से आपको ड्राइव करना है। और आई होप आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।